Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. आज है 30 अप्रैल, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं जो हम मिस नहीं कर सकते. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक स्टडी की जो कि इंडियन ओशन की वार्मिंग को लेकर हमें एक वार्निंग दे रही है. वेल इट इज़ सेइंग दैट कि अगर हम कंपेयर करें, अगर हम 1950 से 2020 तक की बात करें, इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ दी गई हैं कि कितना हमारा इंडियन ओशन जो है वो गर्म हो चुका है और जिस तरीके से हमारे पास वार्मिंग हो रही है इस डिकेड के एंड तक 2100 तक कितना इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ सकता है और इस वार्मिंग की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. उसमें बहुत अच्छी बात की गई है कि हम लैंड के ऊपर तो हीट वेव के बारे में जानते ही हैं, हमने हमारे कल की वीडियो में बात की थी हीट वेव्स के बारे में, लेकिन इस स्टडी के अंदर मेरीन हीट वेव्स की बात की गई है. क्या होगा जब हमारे ओशंस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे इंडियन ओशन की बात करें, इस मेरीन हीट वेव का क्या इफेक्ट होगा, ये स्टडी ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है. वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डिटेल में समझेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली इटली का एक शहर वेनिस न्यूज़ में है बिकॉज दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग द एंट्री फी फॉर टूरिस्ट. ठीक है, तो क्या है ये वेनिस एक्सेस फ़ी, क्यों ये एंट्री फीस लगाई गई है एंड क्या ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा इशू है वेनिस में, और इसे हम रिलेट करेंगे सस्टेनेबिलिटी के साथ. और एक और चीज़ समझेंगे, क्या इंडिया भी इस तरीके का जो सूट है वो फॉलो कर सकता है या नहीं. रीजंस को यहाँ पे जानेंगे. टूरिज़्म से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ये. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी जो होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. इसे पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स के नाम से भी जाना जाता है. ना यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या होता है अगर एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स बढ़ा दे. क्या अगर एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो पैसा खर्च करने वाला था वो रिड्यूस हो गया है. तो क्या इससे इकोनॉमी की जो ओवरऑल सेविंग्स जो होती हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो होती है, इसके ऊपर इसका क्या असर होता है. तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स का हम इस ओरिजिन को समझेंगे, इस थ्योरी के बारे में जानेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा आज का लास्ट डिस्कशन होने वाला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट जो हुई थी, और यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट की जो कैटेगरी है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे. सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारे पास रिसेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसकी इनैक्टमेंट से जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं इसके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और क्यों कहा जा रहा है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मिसिंग, क्यों इनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक बड़ा इशू चल रहा है. इस पूरी बात को आज की इस वीडियो में हम अनफोल्ड करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, आई वांट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ टू लाइक एंड कमेंट बिलो एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि हमें इंडियन ओशन की वार्मिंग को लेकर एक कह लीजिए कि वार्निंग दे रहा है या फिर हमें इसका एक अलार्मिंग एक अलार्म रेस कर रहा है. तो सबसे पहले इस स्टडी की अगर हम मेजर बातें देखें तो यहाँ पे ये रखा गया कि अगर हम 1950 से लेकर 2020 तक इंडियन ओशन के टेम्परेचर को असेस करें तो हमें ये पता चलता है कि हमारा इंडियन ओशन का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है. सो ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है हमारे इंडियन ओशन में 1950 से लेकर 2020 तक. और अगर हम इसी सेम क्लाइमेट मॉडल्स को एक्सपेक्ट करें और इससे फर्दर हम अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 से लेकर 2100 तक भी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा एंड दिस कैन गो टू 1.7 डिग्रीज टू 3.8 डिग्री सेल्सियस. अब आप देखिए हमारा इंडियन ओशन का टेम्परेचर 1.7 डिग्री से 3.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है.
सो इस फिनोमिना को बहुत एक अच्छी टर्म यहाँ पे दी गई है. यू कैन इवन राइट दिस टर्म इन योर मेंस एग्जाम. कहीं पे अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आता है, द टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर इज मेरीन हीट वेव्स. ये एक मेरीन हीट वेव वाली कंडीशन बन चुकी है. ना यहाँ पे आप देखिए, जब हमारे पास, सोचिए इस बात को, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में हम ओशेनोग्राफी के बारे में जानते हैं. ओशेनोग्राफी में हम एक पूरा टॉपिक है हमारा जिसमें हम ओशन के टेम्परेचर को समझते हैं, किस तरीके से ओशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारे टेम्परेचर की. ना अगर हम सीधा ये बात बोले, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बोलूँ कि भाई हमारे ओशंस का या फिर कह लीजिए कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात, हमारे जो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन है, साइक्लोन्स की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी. रैपिड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स होनी शुरू हो जाएगी. और ये कहा जा रहा है कि अगर हम अभी लेकर चलें तो मान लेते हैं कि साल में 20 दिन 20 डेज अ ईयर हमारे पास आज के टाइम पे साइक्लोन्स आ रहे हैं. लेकिन अगर इतनी हीटिंग हो जाती है तो इसका मतलब प्रैक्टिकली हमारे साल में 220 या 250 दिन ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे हमें साइक्लोनिक कंडीशंस मिलेंगी. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी. कहीं 20 डेज पर ईयर से 250 डेज पर ईयर पर ये पहुँच जाएगा. देखिए, आप देख लीजिए कि हमारे पास, अगर हम इस पूरी कंडीशन को और समझने की कोशिश करें तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं. एक तो क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तो प्रसिस्ट कर ही रही है, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग है ही. ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ अगर हमारे पास जो इंडियन ओशन है उसकी भी वार्मिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंडियन ओशन एक परमानेंट हीट वेव वाली स्टेट पे रहेगा. इट विल ऑलवेज बी इन अ नियर परमानेंट हीट वेव. साल में 220 दिन 250 दिन ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली कंडीशंस हैं. सो दिस विल मेक अ नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट. एंड इससे क्या होगा? अब देखो, एक तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो साइक्लोन्स की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी. ये बात हमें क्लियर हो गई. अच्छा, आप सोचिए टेम्परेचर इंक्रीज होने का इफ़ेक्ट हमारे कोरल्स पे क्या होगा. कोरल्स के बारे में भी हम जानते हैं. कोरल्स जो कि इतना हीट सेंसिटिव इकोसिस्टम है, कोरल्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी? कोरल्स विल स्टार्ट ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग का जो फिनोमिना है वो बढ़ जाएगा. इसके अलावा हमारे ओशंस में प्रेजेंट होते हैं केल्प फॉरेस्ट. वी हैव केल्प फॉरेस्ट, अगेन टेम्परेचर सेंसिटिव. टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो केल्प फॉरेस्ट है इसका लॉस होना शुरू हो जाएगा. अच्छा जी, हमारे पास कोरल ब्लीचिंग हो रही है, केल्प फॉरेस्ट कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका फिशरीज़ के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा. दिस विल लीड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर योर फिशरी सेक्टर. तो ये जो स्टडी है ये हमारे पास IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन्होंने ये स्टडी की है कि हमारे ओशन की हीटिंग होने का असर से इतने सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे की गई है कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि हमारा ओशन जो है ये हीटअप हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ सरफेस हीट हो रही है. नो, सरफेस के साथ साथ इस हीटिंग का जो इम्पैक्ट है ये ओवरऑल हमारे डीपर ओशन तक भी पहुंच रहा है. डीपर ओशन भी इससे अफेक्ट हो रहा है. ओशन का जो ओवरऑल हीट कंटेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, नॉट जस्ट द सरफेस. एंड यहाँ पे ये स्टडी भी किया गया कि अगर हम ओशन की सरफेस से लेकर सिर्फ और सिर्फ अगर हम 20 मीटर्स डेप्थ तक जाते हैं और देखते हैं कि कितना टेम्परेचर का हमारे पास चेंज आया है, तो करंटली जो इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4.5 जेटा पर जूल्स. जेटा जूल्स पर डिकेड. जेटा जूल्स पर डिकेड. एक डिकेड में 4.5 जेटा जूल्स पर डिकेड का जो चेंज है हमारे पास. और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो नियर फ्यूचर ये वैल्यू बढ़कर 16 to 22 जेटा जूल्स पर डिकेड पर पहुंच सकती है. अब यहाँ पे क्या है कि जो जूल है, हम जानते हैं कि जब भी हम जूल की बात करते हैं, जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी,
ठीक है। और जब हम 1 जेटा जूल टर्म यूज़ करते हैं, 1 जेटा जूल इट बेसिकली मीन्स 1 बिलियन ट्रिलियन जूल्स, मतलब 10⁻21 के पास आप ले जाइए इसे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि येस, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ ये समझना है कि फ्यूचर में हमारे ओशन का जो हीट कंटेंट है ये बढ़ रहा है और इतनी एनर्जी ऐड हो रही है, मतलब 16 to 22 जेटा जूल्स एनर्जी पर डिकेड के हिसाब से ऐड हो सकती है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब। जितना एक हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डिटोनेशन हर सेकंड, हर दिन, हर डे पे होगी, दैट इज़ इक्विवेलेंट फॉर अ डिकेड। इतनी एनर्जी, इतनी हीट ऐड हो रही है हमारे इंडियन ओशन में। 1 हिरोशिमा बॉम्ब एवरी सेकेंड, ऑल डे, एवरी डे फॉर अ डिकेड, जितनी एनर्जी यहाँ से निकलेगी दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर राइज। और ये राइजिंग हीट कंटेंट से हमने देख लिया ये सब हो रहा, साइक्लोन हो गया, कोरल ब्लीचिंग हो गया, केल्प फॉरेस्ट हो गया, फिशरी के ऊपर इम्पैक्ट हो गया। एक और चीज़ आप मुझे बताएं, व्हाट अबाउट सी लेवल? सी लेवल राइज होगा कि नहीं होगा? हम ये बात जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, हीट से वॉल्यूम जो है वाटर की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसे कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन, कि वाटर क्या शो कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन शो कर रहा है। एंड इसीलिए हमारे इंडियन ओशन के अंदर जो सी लेवल राइज होगा दैट वुड बी लार्जर देन कहीं पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या फिर आइस मेल्ट हो रही है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर से वाटर की थर्मल एक्सपेंशन भी होती है। ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो सी लेवल राइज है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें शो करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स इस स्टडी ने रिफ्लेक्ट किए हैं, प्लीज़ टू नोट देम डाउन और अपने आंसर्स में इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इटली के शहर वेनिस की, जहाँ पे ओवर टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक एंट्री फ़ी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि जो भी विजिटर्स वेनिस सिटी को विज़िट करने के लिए आते हैं उनको ये एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो फ़ीस है ये बेसिकली जो डे ट्रिपर्स हैं उनके लिए है, मतलब जो सिटी में 8:30 से 4 बजे के बीच में, सुबह 8:30 से शाम 4 बजे तक के बीच में आते हैं, उनको 5 यूरोस पे करने होंगे। अच्छा, जो ओवरनाइट विजिटर्स हैं उनको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ना ही जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इवन वहाँ पे जो अंडर 14 ईयर जो बच्चे हैं उनको पे नहीं करना। हमने यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे करना है कि डे ट्रिपर्स के ऊपर ये जो फ़ी है ये लगाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसे लेकर कुछ लोग इसे एज अ जोक भी कह रहे हैं कि अब हम तो पहले फ़ीस किसी म्यूज़ियम में जाने की देते हैं, किसी ज़ू में जाने की देते हैं, किसी थीम पार्क में जाने की देते हैं, अब वेनिस शहर में आने के लिए अगर फ़ीस देनी होगी तो इसका मतलब क्या वेनिस अब एक थीम पार्क बन चुका है? ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, इसका जो मेन आइडिया है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें वेनिस शहर में जो ओवर क्राउडिंग होती है उससे रिड्यूस करने के लिए इसे लाया गया है। एंड क्योंकि ये जो टैक्स है, ये फ़ीस जो है ये डे ट्रिपर्स के ऊपर लग रही है, वो लोग जो यहाँ पे स्टे करने वाले हैं उनके ऊपर नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं इससे वेनिस शहर की जो स्टे है उसे भी यहाँ पे प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, ताकि टूरिज़्म डेस्टिनेशन जो वेनिस है इससे वहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करें और जो क्राउडिंग है वो वहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। तो इस टैक्स के साथ अब देखिए क्या हुआ कि वेनिस इज़ ट्राइंग टू मैनेज कि उनको यूनेस्को की डेंजर लिस्ट के अंदर इंक्लूड ना किया जा सके, क्योंकि ओवर टूरिज़्म की वजह से कहा जा रहा है कि वहाँ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एंड इवन ये भी कहा जा रहा है कि मास टूरिज़्म की वजह से वेनिस का जो मेन आइलैंड है एंड विच वाज वंस द हार्ट ऑफ द पावरफुल मैरीटाइम रिपब्लिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिडेंट्स ऐसे हैं, 1,20,000 रेजिडेंट्स जो कि 1950s की शुरुआत में थे, और अब जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रह चुकी है। एंड देयर आर सो मैनी पीपल ओवर देयर जो कि ओवरनाइट रहते हैं, अराउंड 3.2 मिलियन पीपल दे स्टे ओवर देयर एज एन ओवरनाइट गेस्ट, और 30 मिलियन दे आर ओनली डे ट्रिपर्स।
तो इससे क्या किया जा रहा है, इट इज़ अ थॉट कि जो डे ट्रिपर्स हैं जो सिर्फ दिन दिन के लिए घूमने आते हैं वो वेनिस की इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे उनसे टूरिस्ट टैक्स लिया जा रहा है। और वहीं अगर वो वहाँ पे स्टे कर देते हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर टूरिस्ट वहाँ पे स्टे करता है तो इससे जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलता है। अब देखिए कि वेनिस एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाना चाहता है अपने टूरिज़्म का, अपने टूरिस्ट के साथ, अलोंग विद कीपिंग अ बैलेंस विद द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इवन जो यूनेस्को के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने फोर्स किया कि पहले बहुत बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स जो थी वो पास करती थ्रू दिस गेड्यूका कैनाल जो वहाँ पे है, एंड इवन सेंट मार्क स्क्वायर बहुत फेमस है वेनिस का, कि उसे स्टॉप किया गया, एंड ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ सके। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ओवर टूरिज़्म की प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे यूरोपियन सिटीज़ में है उसे कंट्रोल करने के लिए वेनिस ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे किया गया कि क्या इंडिया इसको फॉलो कर सकता है। तो देखिए, इंडिया इज़ अ होम टू लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट, एंड इससे अगर हम इस तरह के टैक्सेस लगाने लगे तो हम बहुत कुछ अर्न कर लेंगे टूरिज़्म से ही, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी जो हमारे टूरिस्ट जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनको हम साथ ही में यहाँ पे डेटर भी कर सकते हैं इनसिग्निफिकेंटली। तो इसीलिए सोच समझ के इस तरह का डिसीजन यहाँ पे लेना होगा जिस तरह का डिसीजन वेनिस ने लिया है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं विच इज़ द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसे कि कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। आपने ज़रूर अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इसकी डिस्कशन की होगी। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करना शुरू कर देता है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी की जो सेविंग्स हैं उसमें अगर हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमी की जो सेविंग है उसका फॉल होता है। इस चीज़ को समझना होगा। जनरल बिलीफ क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी की सेविंग होती है, लेकिन पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी की सेविंग्स का फॉल होता है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे समझना है। देखिए, सेविंग एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, वाइडर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो ऐसे केस में सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सेविंग एक तरह से हमें अंडर कंजम्पशन की थ्योरी की तरफ लेकर जाता है, जिससे कि ये माना जाता है कि जो इकोनॉमी का डाउन टर्न आ सकता है, वीक कंजम्पशन होगी। जहाँ पे भी हाई सेविंग है, मतलब लोग अपने पैसे कम खर्च रहे हैं, तो कंजम्पशन पैटर्न वीक हो सकता है और इकोनॉमी का डाउन टर्न हो सकता है। और इस थ्योरी को काइनीजियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। काइनीजियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो इंडिविजुअल सेविंग्स हैं उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो रिड्यूस होता है, जिससे कि ओवरऑल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा लगता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। ठीक है जी, तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें काइनीजियन थ्योरी देती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इस थ्योरी की कुछ क्रिटिक्स भी हैं। क्रिटिक्स का ये मानना है कि अगर कहीं पे कोई सेविंग कर रहा है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड फॉर द इकोनॉमी। हाँ, ये ज़रूर है कि सेविंग की वजह से जो कंज्यूमिंग स्पेंडिंग जो है, जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा था उसमें फॉल होता है, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि पूरी इन्वेस्टमेंट का ही फॉल हो सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग की फॉल डेफिनेटली हो रही है, इससे सेविंग्स बढ़ती हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। वो लोग जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे, नाउ दे विल स्पेंड जो कि अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे की सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो क्रिटिक्स का तो ये मानना है कि अगर सेविंग्स राइज होती हैं तो इससे जो एंटरप्रेन्योरियल डिमांड है वो उसका राइज होता है, जिससे कि बेसिक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ नहीं होती और रैदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा गया है कि अगर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कम स्पेंड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में सेव कर रहा है, तो उससे वो एक कैपिटलिस्ट को अर्ज करेगा
कि वो इन्वेस्ट करें ऐसे एरियाज़ में जिससे कि ये जो कंज्यूमर्स जो हैं जो अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, इनकी जो डिमांड इन डिस्टेंट फ्यूचर हो सकती है वो उसे केटर कर सके। हम आज पैसा कमाकर आज जो खर्च कर रहे हैं इसे कहा जाता है हमारी नियर फ्यूचर डिमांड, कि हमें ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए हमने पैसा खर्च कर दिया। लेकिन जो सेविंग्स कर रहे हैं वो डिस्टेंट फ्यूचर की सोच रहे हैं, तो डिस्टेंट फ्यूचर में इन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके ऊपर फोकस करके इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को बढ़ाया जा सकता है ओवरऑल इकोनॉमी में। तो ये बात यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में सामने रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का जो इशू है ये न्यूज़ में है, ध्यान से समझते हैं। इस साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके थ्रू उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कुछ रिपोर्ट्स थी, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। अब ऑर्डर क्या था, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में आई जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट 2023 इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ऊपर चैलेंज किया गया और इसमें ये पिटीशन डाली गई कि फॉरेस्ट के अंदर जो स्टेट्स के अंदर जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं उनका स्टेटस यहाँ पे क्लियर नहीं है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए, हर एक स्टेट अपनी अपनी स्टेट में कितने अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करे और सामने रखे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, और जिसके बाद स्टेट्स की आई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की। अब ध्यान से देखिए, जो फॉरेस्ट हमारे पास कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, अगर इसकी इनैक्टमेंट होती है तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ना फॉरेस्ट राइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जिसे कहा जाता है टी.एन. गोदावर्मन केस 1996 का, जिसके अंदर जो प्रोटेक्शन अनक्लास्ड फॉरेस्ट को दी गई थी, अगर हमारे पास जो ये दिस टाइम जो इनैक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट की अगर इनैक्टमेंट होती है तो इससे जो प्रोटेक्शन मिली थी अनक्लास्ड फॉरेस्ट को वो ख़त्म हो जाती है। तो मतलब इससे जो इनको डाइवर्जन से प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई किसी भी नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी एंड दिस विल लीड टू एन इनएविटेबल डाइवर्जन। ठीक है, तो जिसके बाद जो स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज़ थी, इनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जिसमें इन्होंने दिखाना था कि उनकी जो फॉरेस्ट का जो डिक्शनरी मीनिंग है, इसके बेसिस पे उनकी स्टेट पे जितनी भी कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड द नोटिफिकेशन स्टेटस, उन सब को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के एम्बिट में लाया जाए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट थे, जिनको डीम्ड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, नाउ दे विल ऑल्सो रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उस लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ऐसे केस में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। तो फॉर दैट हमारे पास इसे लेकर स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, 1996 से जो स्टेटस ऑफ रिपोर्ट हमारे पास आती है, इट गिव्स एन अननोन आइडिया कि हमारे पास कितना अनक्लास्ड फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये कहा कि जो स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं उनको अपने अपने अनक्लास्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा और अपने रिकॉर्ड पर लेकर आना होगा। एंड दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो लॉ प्रपोज किया गया था गोदावर्मन जजमेंट में, दैट वुड एक्सक्लूड ऑल द अनक्लास्ड फॉरेस्ट फ्रॉम इट्स प्रोव्यू। लेकिन अब जो कमिटी है, जो अमेंडेड एक्ट हमारे पास आया है, उसमें हम इसके ऊपर एप्लीकेबल करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स में जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने रिवील किया दैट नो स्टेट हैव प्रोवाइडेड द वेरीफाइबल डाटा वेर इट कम्स टू द आइडेंटिफिकेशन, द स्टेटस एंड द लोकेशन ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हालांकि कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक स्टेट एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया, रिपोर्ट तो दूर की बात है। ठीक है जी, तो देखिए रिपोर्ट ये कहती है दैट ओनली 9 states हैव प्रोवाइडेड द एक्सटेंट ऑफ देयर अनक्लास्ड फॉरेस्ट।
और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं, व्हेन इट कम्स कि वहाँ पे कितने कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, उनकी लोकेशन क्या है, मोस्टली दे हैव स्पेसिफाइड ऐसे एरियाज जो कि गवर्नमेंट ओनरशिप के हैं, ईदर फॉरेस्ट के पास आते हैं या फिर रेवेन्यू कैटेगरी के पास आते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। व्हेन इट कम्स टू दोज प्राइवेट एरियाज तो उसकी यहाँ पे बात नहीं की गई है। और ऑल्सो जियोग्राफिकल लोकेशंस जो हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। सो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट की हो सकती है, हुई है। जब तक कि इनको प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, प्रॉपरली डिमार्केट नहीं कर सकते, तब तक हम ये आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमारा कितना अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो लूज़ हो चुका है। ठीक है, सो लॉस ऑफ सच फॉरेस्ट इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ये हर एक स्टेट में हुआ होगा एंड इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो इसीलिए इस रिपोर्ट का पुट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। वी वॉन्ट कि जो गोदावरमन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में आया था, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारी जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है, जिसमें हम चाहते हैं कि प्लेन एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो 33.3% के आसपास का हो और माउंटेन्स में 66.6% के आसपास का हो, हम उसमें पूरे तरीके से हम फेल हो जाएंगे। वी विल लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी जिससे कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाते। So that is what is happening when it comes to the unclassed forest. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please do like, comment and share. Thank you so much.